हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो आज हम जो एमपी बोर्ड का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर आया था उसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हम सही विकल्प वाले क्वेश्चन और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन ही देखेंगे, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके आंसर्स सही क्या है, आप देख लीजिएगा। और फिर भी अगर कोई कमेंट, आपको ऐसा लग रहा है कि कमेंट करने लायक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके भी उस पर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 दिख रहा है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है। तो बच्चों जैसे अगर हम बात करें तो हमारी जो ताप है ये एक मूल राशि है। ताप कैसी राशि है बच्चों? ताप एक मूल राशि है, लेकिन वो बोल रहे हैं कौन सी मूल राशि नहीं है। तो ताप मूल राशि है, द्रव्यमान मूल राशि है, पदार्थ की राशि भी, पदार्थ की मात्रा भी क्या है, या पदार्थ की मात्रा जो होती है, इसको मात्रा लिखेंगे, पदार्थ की मात्रा भी क्या है, ये भी एक मूल राशि है। लेकिन वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, मूल राशि नहीं है। तो हमारा इसमें जो नहीं के लिए सही ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा आना चाहिए बेटा? आवेश। आवेश मूल राशि नहीं है। दूसरा, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा? भाई अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये देखिए यहां पर ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये इसमें हम एक्स अक्ष में क्या लेते हैं, समय, और वाई अक्ष में क्या लेते हैं, वेग लेते हैं। तो कभी भी ये इसके लंबवत होने के चांसेस है नहीं, क्योंकि समय तो पास होता रहेगा। समय पास होगा तो ये क्या होगा, समय के अक्ष के साथ में कुछ लाइन भी बढ़ती जाएगी, तो ऐसा कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या बात, कौन सा आंसर सही आएगा बेटा? कभी भी पॉसिबल नहीं है। यदि मॉड में वेक्टर ए दिया है, मॉड बी में दिया है और दोनों का योग करना है, तो बताइए ए और बी के मध्य का कोण कितना होगा? एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, तो इन दोनों के बीच में जो कोण है, दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना बनना चाहिए? यहां पर 0 डिग्री है, यहां पर 180 डिग्री है, तो दोनों के बीच में कोण होगा बेटा 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 180। आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया है। दो व्यक्ति हैं जो एक बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, ए वाला इधर धक्का दे रहा है, बी वाला इधर धक्का दे रहा है, लेकिन बी ए से ज्यादा बल लगाता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं एफ बी ज्यादा है एफ ए से, तो ये बॉक्स किधर जाएगा? इधर। लेकिन इसमें पूछा कि घर्षण की दिशा क्या होगी, तो घर्षण की दिशा इधर होगी। मतलब अगर मैं आंसर बताऊं तो आंसर क्या होगा बेटा? ए द्वारा लगाए गए बल की दिशा में घर्षण की दिशा होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले में, फिफ्थ वाले में आते हैं। किसी पूर्णतः घर्षण रहित न समतल के शिखर पर रखा गोला कौन सी गति करेगा? जबकि आपको यहां पर क्या बोल दिया, घर्षण रहित नत समतल। घर्षण रहित हो गया तो कोई भी वस्तु अगर किसी समतल पर रखी है घर्षण रहित पर, तो वो उस पर क्या करेगी? फिसलेगी। फिसलेगी मतलब कौन सा वाला होगा बेटा? केवल सर्पी गति करेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ सकें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ पाए। किसी ठोस गोले को पीट पीट कर चकती बदल दिया जाता है, किसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा? इसमें थोड़ा क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है, तो इसके दो आंसर होने के चांसेस हैं। अगर एग्जैक्ट क्लियर देता तो चकती का आंसर भी सही हो सकता था, और एक सही क्या हो सकता है, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। लेकिन यहां पर अगर देखें तो ये एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, अनुमान लगाना संभव नहीं है। वैसे चकती का ही जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होता है, लेकिन उसकी कोई कंडीशन आपको दी हो तब आप कह सकते हैं चकती का जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा। तो अभी ये भी आंसर अभी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन अभी के आंसर के लिए आप इसको सही माने, बट दोनों ही आंसर अभी हम लेकर चलते हैं। दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति को देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में फिलॉप्स की बात कर लेते हैं। तो संवेग में परिवर्तन को हम बोलते हैं आवेग। क्या बोलते हैं बच्चों? आवेग। संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? आवेग। और आवेग होता है, आवेग आपको पता है, फोर्स गुणा टाइम, मतलब एफ इंटू टाइम। तो यहां पर आ जाएगा टाइम, टाइम को हम बोलते हैं समय। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खालिस्तान में परिवर्तन के बराबर होता है। भाई आपको पता है कि जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है उसमें देखा है, तो जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, कौन सी ऊर्जा में? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन या हाफ एम बी स्क्वायर में परिवर्तन, आप कुछ भी ऐसा लिख दीजिएगा तो ये इसका आंसर होना चाहिए, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन।
यदि किसी निकाय के कणों पर बाह्य बल शून्य हो तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का संवेग, भाई बाह्य बल शून्य हो जाता तो संवेग क्या होता है, नियत होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, स्थिर होता है या कांस्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। ये काइनेटिक एनर्जी, इसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा, आपको पता है U इज इक्वल टू माइनस mgh, ये पृथ्वी सतह से हम लेते हैं तो जितनी हाइट बढ़ती जाएगी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, तो हम लिखेंगे बढ़ती है। क्या लिखेंगे बच्चों, बढ़ती है। इसके बाद में एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले खालिस्तान बल को प्रतिबल कहते हैं, तो प्रत्यानयन बल को बोलते हैं बेटा, प्रत्यानयन बल, जिसको आप रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स आपको पता होना चाहिए, प्रतिबल बराबर होता है रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल बटे एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल भी लिखेंगे चलेगा। आई होप समझ में आ गया। छठवां वाला देख लेते हैं, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कौन सी ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जिसको लेटेंट हीट कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, ये हमने दो क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। एक क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो आपका एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपका फिलअप्स वाले क्वेश्चन है। आई होप सभी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।